हेलो फ्रेंड्स, आई एम कपिल कौशिक। स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का दूसरा लेक्चर। हमने पहले लेक्चर में बात की थी किस चीज की? कॉन्स्टिट्यूशन की। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या भाई? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? इसके फंक्शन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ठीक है, हमने सोर्सेज पढ़ लिए थे कि सोर्सेज को हमने कौन सी चीज कहाँ कहाँ से बोरो की हुई है। ठीक है, और हमने लास्ट में हमने पढ़ा था इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने कुछ मीटिंग्स पढ़ी थी। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं सेकंड लेक्चर। हमने पढ़ा था कि भाई 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? पहली मीटिंग हुई थी, नॉट सेशन, फर्स्ट मीटिंग हुई थी। और भैया जिसमें क्या बना था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे। और 11 दिसंबर, ठीक 2 दिन बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने थे। किस कब हुई थी सेकंड मीटिंग? अब ठीक इसके 2 दिन बाद फिर एक मीटिंग होती है 13 दिसंबर को। ये 1946 चल रहा है। ठीक है, इसे हमने कहा था फर्स्ट सेशन, नॉट फर्स्ट मीटिंग। ये फर्स्ट सेशन है। ठीक है, यहां से कार्रवाई स्टार्ट होती है। अब 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया था। क्या पेश किया गया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, अब एक्चुअली ये क्या है? इसमें बताया गया कि भाई हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। ठीक है, ये किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, और अडॉप्टेड कब किया गया इसको? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ये आ जाता है एक्चुअली, क्वेश्चन आता है इस तरह से कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1940 को। ठीक है, कब पास हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। और किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब किया था? फर्स्ट सेशन में पेश किया था। ये है क्या? इसमें बताया गया था कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना है, उसकी फिलोसफी क्या क्या होनी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कुछ पॉइंट थे जो सामने रखे गए थे, वो क्या क्या थे। ठीक है, अब देखते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इंडिया शुड बी इंडिपेंडेंट, डेमोक्रेटिक, इंडिपेंडेंट, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन और रिपब्लिक। रिपब्लिक, पहला पॉइंट ये कहा। दूसरा पॉइंट क्या कहा? इंडिया इज टू हैव ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आपको बता चुका व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल। ठीक है, मैंने बताया था, बहुत बार आएगा ये वर्ड आपके सामने। ठीक है, तीसरा क्या कहा कि भाई फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, फ्रीडम ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ठीक है, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन। ये सब क्या क्या काम है? फ्रीडम। अब आप ये देखो कि ये सब आपको कहीं सुना सुना लग रहा होगा। ये सब आपके प्रियम्बल में है, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब किस में क्या दी थी? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या दी थी। ठीक है, फिर क्या कहा कि हम भाई सेफगार्ड लेके आएंगे, किसके लिए? माइनॉरिटीज के लिए, बैकवर्ड के लिए, ट्राइबल एरिया के लिए। ठीक है, और किसकी बात करी थी? हमने करी थी पीस की, इंटरनेशनल पीस की। मतलब क्या क्या कहा था कि हम वर्ल्ड पीस में अपना क्या करेंगे? सहयोग करेंगे, और हम इसका समर्थन भी करते हैं। ठीक है, तो ये बात हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। यहां तक कि भाई सॉरी, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की, कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या था। तो मैंने बता दिया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। एक मिनट, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था पता लग गया। किसने प्रस्तुत किया था ये भी पता चल गया। कब प्रस्तुत किया था ये भी। कब पास हुआ था ये भी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। हमने कॉन्स्टिट्यूशन ये देख लिया कि क्या होता है, इसके फंक्शन क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की कौन कौन सी चीज, मतलब सोर्सेज कहाँ कहाँ से बोरो किए हुए हैं। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के
कि क्या टाइप्स हैं, टाइप्स। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार का हो सकता है आपके हिसाब से, जरा सोचो। अगर मैं कहूं ये दो प्रकार का है, रिटन और अनरिटन। रिटन मतलब लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन मतलब जो लिखा हुआ नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें फर्क क्या है? अरे सिंपल से तो फर्क है भाई, लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो नहीं लिखा हुआ है, इसमें क्या टाइप्स करने की जरूरत थी। बट आप इनको अगर डिटेल में देखेंगे तो बहुत कुछ अलग मिलेगा और बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे। अब पहले देखते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो सुप्रीम होता है। ठीक है, वो अब सपोज मैं मान लूं ये क्या है, हैन है, मुर्गी है। अब इसके जो बच्चे हैं, अंडे जो इसने कितने सारे अंडे दिए, ये बहुत सारे अंडे दिए, ये क्या है, स्टैट्यूटरी लॉ है। और ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होगा क्या कि एक बड़ी मुर्गी होगी और उससे बहुत सारे लॉ निकलेंगे जिनको हम स्टैट्यूटरी लॉ कहेंगे। भाई पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास करा, जो इस एक्ट से ये है, इस एक्ट से वो है, उस एक्ट से ये है। अब ये तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी। अगर मैं सेम बात अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए करूं तो उसमें क्या है, उसमें ये नहीं है कि एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है फिर बहुत सारे स्टैट्यूटरी लॉ है, नहीं, उसमें हर एक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, सब एक समान है। ठीक है, इवन आपको बता दूं कि 1215 एडी में एक लॉ बनाया था ब्रिटेन के किंग ने, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वो भी आज तक 1215 से आज तक 2021 तक उनकी पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस समझ में आया। अब चलते हैं दूसरे डिफरेंस पर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी पावरफुल होती है। आपने देखा भी होगा कि सरकार कोई भी रूल आती है, जुडिशरी कहती है नहीं, नहीं चलेगा, नल एंड वॉइड, बात खत्म होती है यहीं पे। लेकिन यहां पर आप देखो कि जुडिशरी इतनी पावरफुल नहीं होती है, यहां पर पार्लियामेंट ही पावरफुल होती है। पार्लियामेंट ने जो कह दिया वो कह दिया। ठीक है, और क्या हो सकता है, तीसरा देखते हैं डिफरेंस। अब तीसरे में यह है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन हुज आर्टिकल एंड प्रोविजंस आर कोडिफाइड। मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके आर्टिकल्स कोडिफाइड हुए हैं, कोडिफाइड मतलब रिटन हुए हैं, लिखे हुए हैं इनटू ए सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट, जैसे हमारा है भाई भारत का संविधान। यहां ऐसा नहीं है, यहां है कि जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के वो कोडिफाइड नहीं होते किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अब आते हैं अगले डिफरेंस पर। अगला डिफरेंस क्या हो सकता है, मैंने बता दिया। अच्छा हाँ, एक डिफरेंस तो यही हो गया जो मैंने बताया कि भाई सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है और यहाँ पर पार्लियामेंट पावरफुल है। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट पावरफुल और पार्लियामेंट पावरफुल। गॉट इट। और क्या हो सकता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनेक्टेड हुआ है, मैंने बताया था। ठीक है, कब हुआ, 26 नवंबर 1949, और एनफोर्समेंट कब हुआ उसका, 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब एक एनेक्टेड हुआ, इट वाज क्रिएटेड बाय ए स्पेशल बॉडी। और वो स्पेशल बॉडी कौन थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी। भाई कॉन्स्टिट्यूशन को किसी पर्टिकुलर बॉडी ने बनाया है ना, उस बॉडी का क्या नाम था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और इस असेंबली जो ये बॉडी है इसको किसने बनाया था, कैबिनेट मिशन प्लान ने, 1946। ठीक है, मतलब चीजों को लिंक करना सीखो, हिस्ट्री पॉलिटी जो शुरुआत है सेम सही होगा। अच्छा इसमें क्या है, अनरिटन में ये इवोल्व हो रहा है, 1215 का एक्ट भी आज तक चल रहा है भाई। मतलब इसमें हर एक लॉ समान है, हर एक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, देयर इज नो स्टैट्यूटरी लॉ। ठीक है, अब बात करते हैं अगले की। यहाँ पर क्या है कि जुडिशरी बहुत ज्यादा पावर इंजॉय करती है, वो किसी का भी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। मतलब पार्लियामेंट के एक्शन का भी और गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव एक्शन भी। भाई गवर्नमेंट का भी वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है वो एक्शन को, और पार्लियामेंट को भी कर सकती है। कोई बात, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें क्या है, इसमें जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के तो काम को जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, बट पार्लियामेंट के काम को नहीं कर सकती। ना तो उसको टर्न डाउन कर सकती, ना उसको कुछ कह सकती। हाँ एग्जीक्यूटिव को कह सकती है। यहाँ क्या है कि पार्लियामेंट हो चाहे एग्जीक्यूटिव, मतलब सरकार, जो जैसे प्राइम मिनिस्टर जो सरकार चलाता है, जो देश चलाता है, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव है।
एक हमारे पास ये हो गया डिफरेंस। अब आगे चलते हैं, और क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें। डिफरेंसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और स्टैट्यूटरी लॉ के बीच, यहां पर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। और क्या डिफरेंस हो सकता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैन गिव बर्थ फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट। भाई फेडरल गवर्नमेंट समझ में आता है, मैंने बता चुका था फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है। एक होता है यूनिटरी गवर्नमेंट, यहाँ पे सिर्फ सेंटर ही सेंटर है, लाइक राजा। ठीक है, फेडरल मतलब क्या है, जहां पे स्टेट और सेंटर दोनों समान पावरफुल हो, स्टेट और सेंटर और स्टेट दोनों इक्वल पावरफुल हो। यहाँ पे क्या है, सिर्फ सेंटर सेंटर है, सेंटर ही है जो है, मतलब सेंटर। स्टेट होगा तो पावरफुल नहीं होगा, यहाँ पे सेंटर की ही चलेगी जो चलेगी, उसे कहते हैं यूनिटेरी। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों कंडीशन में हो सकता है, भाई फेडरल हो चाहे यूनिटेरी हो। अब अगर मैं बात करूं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो क्या फेडरल वर्ड आएगा अनरिटन में? नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये हमेशा यूनिटरी पॉलिटी को ही सपोर्ट करता है, भाई सिर्फ सेंटर की चलेगी ना। अब ऐसा क्यों है, अब कोई डिस्प्यूट होता है तो अब स्टेट क्या कहते हैं, सी द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, यहाँ तो क्या है, सेंटर ही जो करता धरता है, तो इसमें स्टेट की तो यहाँ चल ही नहीं सकती कुछ भी। ठीक है, इसलिए क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट को ही बर्थ करता है, मतलब जन्म देता है कौन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को दे सकता है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का अगला डिफरेंस क्या हो सकता है, ये रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा फ्लेक्सिबल होगा, सेंटर जैसे चाहे वैसे मोड़ दे। अब ये रिजिड का मतलब क्या है, अब जीएसटी पास हुआ था, जीएसटी पास हुआ तो क्या सेंटर ने अकेले ने कर दिया? नहीं ना जी, जीएसटी पास हुआ, सेंटर को हाफ मिनिमम स्टेट्स की जरूरत पड़ी ना, इसको कहते हैं रिजिड हो जाना। कुछ चीजें फ्लेक्सिबल भी हैं, ऐसा नहीं है फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा तो यहाँ पर हर एक चीज फ्लेक्सिबल ही है। यहाँ पर स्टेट को पूछने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबल है। और भाई यूनिटेरी का मतलब यही हुआ ना कि सेंटर ही पावरफुल है, पावरफुल है। एक वो है द्वितीय नास्ति ना भूतो ना भविष्यति, सेंटर ही है जो कुछ है, सेंटर ही करता धरता है। और क्या हो सकता है, और डिफरेंस क्या हो सकता है, और डिफरेंस सोचो। देखो अगर मैं बात करूं रिजिड के बारे में, जो भी मैंने बताया, तो स्टेट की यहाँ पे क्या होगी, मांग होगी कि भाई आप भी इसको प्रूव कर दो, फ्लेक्सिबल मांग नहीं होगी। अच्छा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन रिजिड भी है और कुछ प्रोविजन फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ये तो हो गया, चलो हमारा 10 डिफरेंस हो गए, बहुत हो गए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने टाइप हैं, और हमने इसके बारे में बात कर ली। अगर मैं इनको एक भागों में और तोड़ सकता हूं, कैसे, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। एक तो हमने कह दिया कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं कहूं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा कि फेडरल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, यूनिटरी भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, फेडरल का मतलब क्या है, मैंने बताया फेडरल का मतलब क्या है कि जहां पर दोनों सेंटर भी एग्जिस्ट कर रहा हो और स्टेट भी एग्जिस्ट कर रहा हो, दोनों को समान पावर हो, तो क्या होगा, फेडरल हो गया। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जहां पर स्टेट होगा तो, बट सेंटर बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, स्टेट बस एक ऐसा होगा जैसे कि भाई काम करने के लिए किसी को नौकर रख लिया, बात खत्म, स्टेट की कोई कुछ नहीं चल सकती, उसे क्या कहेंगे हम, यूनिटरी। अब बात करते हैं आगे कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, वरना भाई जूत बच जाएगा ना, कि भाई नहीं, सेंटर कहेगा कि ये मेरी बात सही है, स्टेट कहेगा मेरी बात सही है। अब कहीं किसी को एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट रिटन में है तो उसमें ये कम से कम डिस्प्यूट तो नहीं होता। ये देखो कि भारत का संविधान रिटन है, लिखा हुआ है, सब कुछ है, तब भी जाके सेंटर और स्टेट के कितने डिस्प्यूट होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट को सॉल्व करने पड़ते हैं। अगर रिटन होता ही ना तो क्या होता। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यूनिटरी की। यूनिटरी में क्या हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सेंटर की चलनी है। और अनरिटन भी हो सकता है, उसको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, और क्या हो सकता है, यहाँ पर फेडरल में क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, आर्बिट्रेटर होगा, आर्बिट्रेटर होगा।
भाई कोई भी सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट ही रिजोल्व करता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि जुडिशरी पावरफुल इतनी नहीं होती कि जो लेजिस्लेचर के काम को टर्न डाउन कर सके। ठीक है, यहाँ क्या है कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास करा, लॉ पास करा, लो भाई हमारा ये लॉ है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह देगा, भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, लो भाई खत्म, भले पार्लियामेंट ने पास किया हो। यहाँ क्या है, जुडिशली लेजिस्लेटिव को कुछ नहीं कह सकती, सिर्फ एग्जीक्यूटिव को कर सकती है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों को कर सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिजिडिटी और फेडरल के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखो, जब बात आई रिजिडिटी की और फेडरल की, या मैं कहूं कि लीगलिज्म की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भाई मैं नहीं चाहता कि इंडिया एक ट्रू फेडरल कंट्री बन के आए। व्हाई? क्योंकि फिर अगले दिन स्टेट कह सकता है कि भाई मुझे तो सिसीड होना है, मुझे तो भारत से अलग होना है, अलग देश बनाना है। हो सकता है, देखो आज मतलब इंडिया में साफ लिखा, के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि स्टेट कुछ भी कर ले पर इंडिया से अलग नहीं हो सकता। तब जाकर भी कई स्टेट ऐसे हैं जिसमें अलग देश बनाने की मांग उठ जाती है। अगर ये फेडरल होता जहां पर स्टेट और सेंटर और स्टेट दोनों पावरफुल होते हैं, तो क्या सेंटर को पूछता है स्टेट? डेफिनेटली कई स्टेट ऐसे होते हैं जो अपना अलग देश भारत में से ही डिक्लेयर कर चुके होते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये डर था कि आगे चलकर कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि मैं फेडरल नहीं यूज करूंगा वर्ड, मैं वर्ड यूज करूंगा इंडिया इज नॉट ए फेडरल कंट्री, इंडिया इज ए यूनियन एंड इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। मतलब स्टेट सिसीड नहीं कर सकते, इंडिया क्या है, एक यूनियन है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, वर्ड क्या यूज हुआ, यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरल नेशन। गॉट इट? चलिए इतना हो गया। अब बात करते हैं थोड़ी सी पार्लियामेंट्री सिस्टम की। जब बात चली रही है तो पूरी चला देते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इन दोनों में फर्क क्या होता है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में? देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि अगर मैं कहूं कि ये पूरी पार्लियामेंट है, ये सॉरी पूरा कंट्री है, यहाँ क्या है, मेरी लेजिस्लेटिव है, यहाँ क्या है, मेरी जुडिशरी है। देखो, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जो कानून बनाता है, जुडिशरी का मतलब क्या होता है जो डिस्प्यूट्स वगैरह सोल्व करते हैं, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है जो रूल बने हैं उनको लागू करता है। अब अगर मैं कहूं कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव में क्या है, लोकसभा है और राज्यसभा है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कहाँ बैठता है, लोकसभा से निकलता है ना, है ना, जिसका हेड क्या होता है, कौन होता है, पीएम होता है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का एक पार्ट है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर लेजिस्लेटिव अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है और जुडिशरी अलग है। ठीक है, ऊपर कौन बैठता है, प्रेसिडेंट। जैसे मैं कहूँ यूएसए की बात कर लो आप, यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए में है, इसका मतलब क्या है कि लेजिस्लेटिव, ये क्या कहूँगा, लेजिस्लेचर, ये क्या है, एग्जीक्यूटिव, ये क्या है, जुडिशरी, इसको या फिर इसको मैं कहूँ इम्पीच तो कर सकता है, बट दैट इज ए टिपिकल टास्क, हेक्टिक वर्क। यहाँ पर क्या है कि इतनी जो जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर सबसे ऊपर क्या, यहाँ कौन बैठता है, यहाँ भी प्रेसिडेंट ही बैठता है, लेकिन रियल कौन होता है, पीएम ही होता है। तो मैंने एक बात समझा दी है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम या फिर एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं हम, लोकसभा का या लेजिस्लेचर का हिस्सा है। यहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों एक अलग अलग टर्म है। यहाँ के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंशियल के राष्ट्रपति को उसके पार्लियामेंट से कोई मतलब नहीं है, वो अलग से काम करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, मैंने बता दिया कि यहाँ पर रियल हेड कौन होता है, पीएम होता है, और यहाँ पर रियल हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर पीएम एक रियल एग्जीक्यूटिव है तो फिर प्रेसिडेंट क्या है, पीएम अगर रियल एग्जीक्यूटिव है तो प्रेसिडेंट क्या है, मैं दोनों का डिफरेंस समझा रहा हूँ।
पीएम जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, और प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक। और यहाँ पर प्रेसिडेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी यही है, हेड ऑफ द स्टेट भी यही है, हेड ऑफ द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री सब कुछ यही है, ठीक है। और आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं कि यहाँ पर मिनिस्टर कहाँ से आते हैं। देखो मैंने कहा कि ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, यहाँ से कुछ बंदे यहाँ पे बैठे थे, ये पार्टी जीत गई, सपोज ये पार्टी जीत गई, ये देखो खुश हो गई, इसने अपने कुछ बंदे यहाँ से चुन लिए और कुछ यहाँ से चुन लिए, ये चुन लिए और खुद बैठ गया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, इसकी सीओएम होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैंने वो सारे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो आए हैं, जो मिनिस्टर बने हैं, वो राज्यसभा या लोकसभा के ही हैं, लेजिस्लेचर का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं अपना सीओएम बनाऊंगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सबसे ऊपर मैं बैठूंगा, यहाँ पर तो पीएम बैठता है। इसने कहा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर से है, क्योंकि मैंने कहा कि लेजिस्लेचर यहाँ पे और एग्जीक्यूटिव दोनों बहुत अलग अलग टर्म है। तो यहाँ पर वो, सपोज मैं एक अमेरिका का निवासी हूँ, तो मुझे भी कह सकता है लो भाई आज आप आज से एजुकेशन मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, खेलकूद मिनिस्टर हो, एटसेट्रा वेटसेट्रा। मतलब यहाँ पर आम जनता को डायरेक्ट बिना कुछ किए आप मिनिस्टर बना सकते हैं। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, नो एनी रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पर क्या है कि अगर आपने बना दिया ना किसी आम जनता को, सपोज मैं बैठा था यहाँ पर पीएम साहब ने कहा कि चलो आओ सीओएम बन जाओ, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हिस्सा लो और आप आज से मिनिस्टर हैं, तो मुझे 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, अदरवाइज मेरी मिनिस्टरशिप कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो सीओएम का हिस्सा है वो एक अलग ही होते हैं, मतलब स्पेशलिस्ट कह सकते हो अपने फील्ड के, या फिर अपने कुछ भी, जिसका भी प्रेसिडेंट पर दिल आया वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आया। गॉट इट। अब आपको समझ में आ रहा है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक बार बताओ, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लोकसभा से निकला है, तो किसके लिए, किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा भाई, लोकसभा के, या मैं कहूँ इन जनरल पार्लियामेंट के प्रति। अगर वो लोकसभा को रेस्पॉन्सिबल मतलब अकाउंटेबल किसके होगा, लोकसभा के होगा, कौन, एग्जीक्यूटिव, है ना। यहाँ पर क्या लेजिस्लेचर को रेस्पॉन्सिबल होगा एग्जीक्यूटिव या सीओएम, बिल्कुल नहीं होगा। आप समझ रहे मेरी बात। अब अगर इस बात से देखा जाए तो यहाँ पर भाई लुढ़कने के चांसेस ज्यादा है कि सबको लोकसभा को जवाब नहीं दे पाए, लो भाई आज आपका मनी बिल पास नहीं हुआ, आपकी सरकार गिर गई, कुछ एमपी ने अपना हाथ खींच लिया, आपकी सरकार गिर गई। यहाँ पर ऐसा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं, यहाँ पे तो बन गया तो बन गया, 5 साल बल्ले बल्ले, सॉरी 4 साल बल्ले बल्ले, यूएसए में 4 साल होता है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, मोर अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही ज्यादा है। यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी कम है, सिक्योरिटी ज्यादा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। ये तो हो गया हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में फर्क। अब ब्रिटेन में क्या है बताओ। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और इंडिया में क्या है, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो इंडियन के पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस हुआ भाई, सोचने वाली बात है ना। इंडियन का पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, फेडरल है, मैं कहूँ यूनियन ऑफ स्टेट, हम फेडरल ही कहते हैं, ठीक है। हमें पता है ट्रू फेडरल नहीं है, पर फिर भी हम बोलते इसको फेडरल ही है कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम फेडरल है। यहाँ पर क्या फेडरल है, नहीं, यहाँ पर यूनिटेरी है, यहाँ पर रानी की चलती है, दोनों ही पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। हम क्या है, हम रिपब्लिक है। यहाँ पर रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जहां पर हेड ऑफ द स्टेट मतलब प्रेसिडेंट जनता के द्वारा चूज करके आता है, इलेक्ट होके आता है। यहाँ पर मोनार्की है, मतलब हेरिडेटरी है, रानी की लड़की ही रानी बनेगी। यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि रानी आपने चुनी है। और क्या डिफरेंस है, यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि यूके में क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर जुडिशरी मोर पावरफुल है, मैंने बताया। यहाँ पर जो पार्लियामेंट मोर पावरफुल है, मतलब लेजिस्लेचर। यहाँ पर कैसे है, पार्लियामेंट दो भागों में है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा क्या है, राज्यसभा बनाई गई है यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब
काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब स्टेट्स को जगह दी गई है, रिप्रेजेंटेशन दिया गया है राज्यसभा में, और लोकसभा में क्या है, वो लोअर हाउस है। ऐसे ही यहाँ भी दो हाउस है, लेकिन नाम अलग अलग है। यहाँ पे निचले वाले हाउस को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द लॉर्ड। अब यहाँ पर स्टेट के आदमी नहीं बैठते, वे बैठते हैं जो एजिड हो चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम में फर्क। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में भी है और ब्रिटेन में भी है, तो दोनों में क्या है फर्क, क्या है वो भी देख लिया। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक है मेजोरिटी का, वो भी खत्म कर लेते हैं। आपने सुना होगा कि ये मेजोरिटी, वो मेजोरिटी, इस मेजोरिटी से हराओ, उस मेजोरिटी से हराओ। तो आज पहले इसी को देख लेते हैं। मेजोरिटी, कितने तरह की मेजोरिटी होती है? मेजोरिटी मतलब क्या है, हमारी मेजोरिटी मतलब कि भाई हम संख्या में ज्यादा हैं, हमारी पावर ज्यादा है, हमारी जल्दी बात सुनी जाएगी, है ना। चार तरह की मेजोरिटी होती है। कितने तरह की? चार। एक होती है सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। दूसरी होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तीसरी होती है इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी। और चौथी होती है स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, अब सिंपल मेजोरिटी कैसे डिफरेंस करेंगे? सिंपल मेजोरिटी है अगर 50% किसके, प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग के 50% से ज्यादा अगर आपको वोट मिल रहे हैं तो आप सिंपल मेजोरिटी से जीत गए हैं। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि जितने वहां पर उपस्थित हैं और वोट किया है, उनमें से 50% से अगर ज्यादा कोई बात कह रहे हैं तो वो सिंपल मेजोरिटी है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसे कहेंगे? जब 50% होगा किसका, टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, जितने भी हाउस के टोटल मेंबर हैं उनका अगर 50% से ज्यादा कोई बात कहते हैं या कोई बिल पास करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से हुआ है। इफेक्टिव मेजोरिटी किसे कहते हैं? जब मोर देन 50% मेंबर होंगे, लेकिन किसके, टोटल नंबर ऑफ द हाउस के नहीं। यहाँ क्या है, टोटल मेंबर, MEMBER ऑफ हाउस। यहाँ पर क्या है कि टोटल मेंबर ऑफ हाउस माइनस वैकेंसी इन द हाउस। भाई ऐसा भी तो हो सके कि कुछ सीटें खाली हो, सारी भरी रहेंगी, ये तो जरूरी नहीं है। आपको बताऊं, आज तक एब्सोल्यूट से कोई प्रपोजल पास नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि भाई टोटल मेंबर हो जाना पूरी पार्लियामेंट के, ऐसा पॉसिबल बहुत कम है, मुश्किल ही है। इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या है कि भाई टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल मेंबर कितने हैं उसमें से वैकेंसी घटा दो, उसके 50% से ज्यादा अगर कोई बात कह रहे हैं तो इफेक्टिव मेजोरिटी है। अब सबसे लास्ट में आते हैं किसके बारे में बात करने के लिए, हम स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में दो चीजें होती है। एक होती है कि अगर 2/3, किसका 2/3 पर, प्रेजेंट एंड वोटिंग का, अगर प्रेजेंट जितने बंदे हैं उसमें से प्रेजेंट और वोटिंग के 2/3 से ज्यादा कोई बात कह रहे हैं और बिल पास हुआ है, फिर कोई रिजोल्यूशन पास करा है, तो वो हम कहेंगे स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। लेकिन ध्यान रहे इसमें एक टर्म एंड कंडीशन है कि ये जो नंबर आएगा वो बड़ा होना चाहिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी के नंबर से, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के नंबर से। मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी अगर सपोज मान लो 156 है, तो जो ये नंबर आएगा वो 157, 158, 156 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है स्पेशल मेजोरिटी में? ये स्पेशल मेजोरिटी की ही दो कंडीशन है, ए और बी। या तो ये कर लो, या फिर दूसरा क्या है, 2/3 होना चाहिए, 2/3 से ज्यादा होना चाहिए किसके, टोटल मेंबर ऑफ द हाउस के, टोटल मेंबर ऑफ द हाउस के। ठीक है, इसे कहते हैं क्या, स्पेशल मेजोरिटी। तो ये चीज हमने देख ली कि आज हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव रिजर्वेशन के बारे में, फिर देखा हमने कॉन्स्टिट्यूशन के दो टाइप हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने देखा कि भाई जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या फर्क है। फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम के हमने दोनों टाइप देख लिए, इंडियन भी और ब्रिटिश भी। फिर हमने सारी मेजोरिटी भी देख ली। चार प्रकार की मेजोरिटी है, सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव, स्पेशल। स्पेशल में दो केस है, ग्रेटर देन 2/3 प्रेजेंट वोटिंग, लेकिन ये होना चाहिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी से ज्यादा नंबर होना चाहिए, और ये फिर टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। वो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रीम्बल, फिर करेंगे हम फंडामेंटल राइट, देन DPSP, देन फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, प्रीम्बल पढ़ेंगे। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो जो मैं बोल रहा हूँ, ये मत सोचिए कि मैं इसको घुसुड़ मुचुड़ कर दे रहा हूँ तो यार अब यार नोट्स कैसे बनाएंगे, ये तो लिख ही नहीं रहा है।
मैं आपको प्रॉपर नोट्स दे सकता हूं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको प्रिंटेबल नोट्स दे दूंगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखा हुआ, ठीक है। तो अब लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।